सर्वोच्च अदालत के वरिष्ठ न्यायमूर्ति श्री राधाकृष्णन जी, श्री अनिल भाई, श्री मुखोपाध्याय जी, श्रीमान चलमेश्वर जी, श्रीमान सीकरी जी, गुजरात हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश श्रीमान भट्टाचार्य जी, महाराष्ट्र और गोवा श्री आदरणीय श्री मोहित भाई, मंत्री परिषद के मेरे साथी श्रीमान भूपेंद्र सिंह जी, प्रदीप सिंह जी, बार के प्रेसिडेंट श्रीमान मनन जी, देश भर से आए हुए सभी आदरणीय वरिष्ठ जजेस, बार के सभी मेंबर्स, आप सबका गुजरात की धरती पर स्वागत है। मुझे यहां आने के बाद पता चला कि मुझे क्यों बुलाया गया है। ईश्वर आपकी सारी इच्छाएं पूरी करे। जूनियर लॉयर की जो कठिनाइयां हैं वो भी पूरी करे। बजट प्रोविजन की जो इच्छाएं हैं वो भी पूरी करे। ईश्वर सब प्रकार से आपकी मदद करे। आप सब महात्मा मंदिर में पधारे हैं। आपको खुशी होगी क्योंकि बाहर से काफी लोग आए हैं और बहुत लोग हैं जिन्होंने पहली बार एक कन्वेंशन सेंटर देखा होगा। एक भारतीय नागरिक के नाते हम गर्व कर सकते हैं कि इसका बहुतेक हिस्सा जहां हम बैठे हैं वो सब सिर्फ 180 डेज में बना हुआ है। ओनली 180 डेज। यानी हमारे देश में भी हमारे नौजवानों में क्या ताकत है, एफिशिएंसी, सारी बातों का हम अंदाज लगा सकते हैं। ये महात्मा मंदिर की और भी एक विशेषता है। इसकी नींव में हिंदुस्तान के सभी प्रदेशों की माटी है। हिंदुस्तान की सभी पवित्र नदियों का जल इस पर। और महात्मा गांधी ये युग पुरुष थे, विश्व मानव थे और इसलिए दुनिया के सभी देशों से वहां से भी मिट्टी और जल इसकी नींव में डाला गया है। कल्पना ये थी इसको बनाते समय कि समाज के हर कोने में, हर तबके में महात्मा गांधी के प्रति जो भाव है उसकी अभिव्यक्ति यहां हो। मेरा आप सबसे अनुरोध है, समय निकाल के पूरे इस परिसर को जरूर आप देखिए। यहां गांधी के जीवन पर एक छोटा सा टेक्नोलॉजी पर आधारित म्यूजियम भी है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि जरूर आप उसे देखें। ये एक ऐसा क्षेत्र है कि जिसमें कुछ भी कहने के लिए मैं किसी भी प्रकार से योग्य नहीं हूं, क्योंकि कभी जिंदगी में रॉन्ग साइड पार्किंग का भी केस नहीं हुआ, न कभी वकील के दफ्तर गया हूं, न कभी कोर्ट कचहरी देखी है। अगर कोर्ट देखी तो सिनेमा में जो आता है वो देखा है। और इसलिए इस क्षेत्र से मेरा ज्यादा परिचय नहीं रहा है और एक प्रकार से अच्छा ही है। आप सबसे बच के रहना। लेकिन जो दायित्व है मेरे पास उसको लेकर के
और भारत के सामान्य मानव की जो आशा अपेक्षाएं हैं उसको ध्यान में रख करके कभी न कभी तो बहुत सीरियसली इस क्षेत्र पर सोचने की आवश्यकता मैं कई वर्षों से महसूस कर रहा हूं। जब से मुख्यमंत्री बना हूं मैं लगातार इस बात को महसूस कर रहा हूं। एक बार हमारी चीफ मिनिस्टर्स एंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की एक संयुक्त मीटिंग हुआ करती है। उस मीटिंग में मैं था और सब्रवाल साहब थे उस समय। पेंडेंसी क्यों है उसकी चिंता चर्चा हो रही थी कि भाई पेंडेंसी कम कैसे हो, इतने केस भर गए हैं, कैसे करोगे। तो सभी चीफ मिनिस्टर और हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अपना अपना तर्क दे रहे थे। एक हाईकोर्ट के जज ने यह कहा कि हमारे यहां कोर्ट चलती नहीं है, मुश्किल से हफ्ता में 1-2 दिन चलती है और लोअर कोर्ट का तो कभी कभी 15 दिन निकल जाते हैं। तो सब्रवाल साहब ने ऊपर से पूछा डायस पर से, क्या कारण क्या है। ये बोले साहब बिजली नहीं है, कोर्ट अंधेरे कमरे जैसी है और इसलिए काम नहीं हो रहा है। अब मुझे बताइए साहब, वहां प्रॉब्लम बिजली का है और आलोचना कभी कोर्ट की होती होगी, कभी वकील की होती होगी, मामला निपटता नहीं है। यानी ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जिसके कारण इस सारी व्यवस्था को अनेक समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। एक ऑल आउट थिंकिंग, एक ऑल आउट सॉल्यूशन और फोकस एक्टिविटी, इस पर अगर बल दिया गया, मैं नहीं मानता हूं कि हमारे देश में फिर से एक बार हम न्याय व्यवस्था पर, न्याय प्रणाली पर और न्याय परंपरा पर विश्वास पुनर्स्थापित नहीं कर सकते, ऐसा मैं नहीं मानता। और आखिरकार महात्मा गांधी महात्मा मंदिर में हम बैठे और हम जानते हैं कि यहां सबने इस बात का उल्लेख किया, पूरा आजादी का जंग देखा जाए तो ज्यादातर इसी प्रोफेशन के लोगों ने लीड किया है। ज्यादातर लोग वकालत से आए थे और आज भी हर दिन शाम को कोई भी टीवी डिबेट का जंग देख लीजिए, सारे वकील ही बैठे होते हैं। कोई भी टीवी डिबेट देख लीजिए, 80% डिबेटर आप ही के प्रोफेशन के लोग होते हैं। वो वहां कोर्ट में थोड़ी कमी रह जाती है तो शाम को आके यहां कर लेते हैं। महात्मा गांधी जो कहते थे वे आखिरी इंसान की चिंता, कोई भी निर्णय करते हो तो समाज के आखिरी व्यक्ति को न्याय कैसे मिले, समाज के आखिरी व्यक्ति को सुख सुविधा संतोष कैसे मिले। यही एक बात महात्मा गांधी की लेकर के हम चल पड़े और हम सब चले। कोई एक चले और 2 लोग न चले तो काम होना नहीं है। हर एक का दायित्व बनता है, उसको पूरा करना चाहिए। ये सरकार का दायित्व है कि समय की आवश्यकता के अनुसार बजट प्रोविजन होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, क्वालिटी मटेरियल, अच्छा ह्यूमन रिसोर्स, अच्छे वकील भी कब आएंगे। अगर उसको जद्दोजहद करनी पड़ेगी तो नहीं आएगा। कुछ अगर सुविधाएं रही, व्यवस्थाएं रही तो आएगा। अब गुजरात में एक छोटा सा प्रयोग किया, हमने तालुका बार तक ई लाइब्रेरी की व्यवस्था कर दी है। इसके कारण जो जूनियर वकील है उसको चीजें चाहिए तो बेचारा आराम से रेफरेंस मटेरियल कलेक्ट कर लेता है और उसकी गाड़ी चल जाती है। पैसे कम हो तो अभी उसका बोझ बनता नहीं है। एट द सेम टाइम टेक्नोलॉजी का इतना व्यापक होने के कारण डिबेट की क्वालिटी में बहुत बड़ा अंतर आ रहा है, आर्ग्यूमेंट की क्वालिटी में अंतर है, रेफरेंस बहुत सटीक रेफरेंस दिए जा रहे हैं।
और कम से कम मेहनत से ज्यादा चीजें लाने की संभावना बनी है। जितना जल्दी हो सके हम इस पूरी व्यवस्था को डिजिटल फॉर्म में लाए। अगर हमने क्वालिटी वर्क पर बल देना है, एफिशिएंसी पर बल देना है, तो डिजिटल वर्ल्ड कैन हेल्प। और मैं मानता हूं कि इसको जितना बल जा, और वो जो भी सरकार जहां भी हो उसका काम है कि सारी व्यवस्था को डिजिटल फॉर्मेट में कितना जल्दी ले आए। बहुत सी सारी एक्टिविटी ऑनलाइन की जा सकती है और उस पर बल देने से परिणाम मिलेगा। सर, ज्यादातर न्यायपालिका बजट सरकार खर्चे, लेकिन सबसे ज्यादा बजट न्याय में जाने के बाद भी उसको खाने वाली भी सरकार ही होती है, क्योंकि मेन लिटिगेंट गवर्नमेंट ही होती है, तो उसी में वो सारी जुडिशरी बिजी है। गवर्नमेंट में भी जितना ज्यादा पॉलिसी आधारित निर्णय होते हुए अगर स्टेट पॉलिसी ड्रिवन है तो लिटिगेशन की संभावनाएं बहुत कम हो जाती है, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन का पावर ही बचता नहीं है। और तब जाकर के न्याय और अन्याय की भाषा का प्रश्न ही नहीं उठता। और इससे हमारे देश में राज्यों को भी, और जब गुड गवर्नेंस पर हम बल देंगे तभी जाकर के पॉलिसी ड्रिवन स्टेट का हमारा विचार मजबूत बनेगा। जितना ज्यादा देश में पॉलिसी ड्रिवन गवर्नेंस के ऊपर हम बल देंगे उतने ज्यादा ऐसा गवर्नमेंट जो सबसे बड़ा लिटिगेंट है और सारा समय कोर्ट कचहरी का 80% सरकारें खा जाती है। एक तरफ सरकार होती है, दूसरी तरफ बेचारा सामान्य नागरिक होता है। ये जितना ज्यादा सरकारें ठीक करें बोझ कम होगा, क्वालिटी जस्टिस की संभावना बढ़ेगी। दूसरा विषय है, आज न्याय में जितनी ताकत वकील की है, जितनी ताकत धाराओं की है, आर्ग्यूमेंट की है, उतनी ही ताकत टेक्नोलॉजी ने जगह बनाई है। फॉरेंसिक साइंस एक बहुत बड़ा रोल जस्टिस में कर रहा है। गुजरात इज द फर्स्ट स्टेट इन द वर्ल्ड, दुनिया में कहीं पर भी फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी नहीं है। यूनिवर्सिटी में एकाध क्लास चलता है फॉरेंसिक साइंस का, और आने वाले दिनों में देखिए लीगल प्रोफेशन का फॉरेंसिक साइंस से बहुत बड़ा नाता जुड़ने वाला है। उसमें भी ये जो साइबर क्राइम की दुनिया खड़ी हुई है, फाइनेंशियल संबंधित गुनाहगारी ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। ऐसी स्थिति में टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है। हमारे लिए अच्छी बात है कि गुजरात हाईकोर्ट ने भी फॉरेंसिक साइंस में जजेस आते हैं, वहां पर उनके कोर्सेज होते हैं, लॉयर्स आते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जाते हैं, और उसके कारण एक अच्छा एक हार्मनी पैदा हुई है और जिसका हमें लाभ मिल रहा है। आने वाले दिनों में पूरे देश में हम इस सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उस पर अगर हम बल देते हैं तो बहुत लाभ होगा। एक और पहलू जो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि काफी समय हो गया है, हमारे यहां क्या हुआ है कि कानून है, संविधान है, वकील है, कोर्ट है, और वहीं एक दुनिया चलती है। एक समाज के रूप में, एक पूरी व्यवस्था के रूप में इस ओर देखने के लिए आज हमारे यहां कोई मैकेनिज्म नहीं है। समय की मांग है कि हमारी यूनिवर्सिटी और उसमें भी सोशल साइंटिस्ट, ये रेगुलर एक फीचर होना चाहिए, देश में मैपिंग होना चाहिए कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट में मेन किस प्रकार के लिटिगेशंस होते हैं, कौन सा स्टेट है सबसे ज्यादा लिटिगेशन इस प्रकार के होते हैं, फिर एक प्रकार के होते हैं। ये मैपिंग होने की जरूरत है। सोशल साइंटिस्टों के द्वारा हर ब्लॉक का रिसर्च होना चाहिए कि गत वर्ष 2000 केस आए, फैमिली डिस्प्यूट के कितने आए, क्रिमिनल वर्क के कितने हैं, उससे पता चलेगा कि हाँ धीरे धीरे क्रिमिनल एक्टिविटी बढ़ रही है। तो गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शन जानी चाहिए कि देखिए भाई इस क्षेत्र का बढ़ रहा है, यू हैव टू टेक केयर, अपने आप ठीक होगा।
फैमिली डिस्प्यूट बढ़ रहा है। कभी कभी एक आध अफसर वहां ऐसा है कि जिसके कारण पूरा तबाह करके रख दिया है। अगर हम क्या करते हैं, हर चीज न्याय के तराजू से तोलते हैं। हमें लगता है कि जितनी चीजें न्याय के दरवाजे पर जाती हैं उनका भी एनालिसिस होना चाहिए। समाज जीवन में क्या कमी आई है, किसी एक विशेष विस्तार में क्या बदलाव आया है। कहीं पर बहुत पैसे आए तो पैसे आए, उसके कारण नए नए प्रकार के लिटिगेशन आए हैं क्या? कहीं पर रियल एस्टेट प्रॉपर्टी का दाम बढ़ रहे हैं इसलिए जमीन के केसेस बढ़ रहे हैं क्या? कहीं न कहीं इन चीजों का लिंक है। ये सरकार का काम है, ये न्याय व्यवस्था का काम है कि हमारी यूनिवर्सिटीज को जोड़ करके, हमारे सोशल साइंटिस्टों को जोड़ करके हम रेगुलरली, और ये रेगुलर होना चाहिए। अगर रेगुलर होता है, और क्यों ना सारे केसेस का ऑनलाइन एनालिसिस क्यों ना हो, एक बहुत बड़ा बदलाव, और तब जाकर के काउंसलिंग की परफेक्ट सिस्टम डेवलप हो सकती है। तब जाकर के हम कह सकते हैं भाई ये 6 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं कि जहां पर ज्यादा से ज्यादा फाइनेंशियल मैटर के झगड़े आते हैं, तो वहां के जो लीगल प्रोफेशन के लोग हैं उनको भी स्पेशली इसलिए तैयार किया जाए, स्पेशल कोर्सेज किए जाएं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की व्यवस्था हो, तो वो एक बहुत ही अच्छे सटीक तरीके से उन 6 डिस्ट्रिक्ट के जो केसेस हैं उसको हैंडल किया जा सकता है। यानी हम लोगों को इन सारी, और ये हमारे देश में दुर्भाग्य से नहीं हुआ है। हम लोग सोचते हैं जो मर रहा है वो जाएगा, न्याय लाएगा तो लाएगा, वकील अच्छा मिल गया तो ठीक है, नहीं मिल गया तो उसका नसीब। ये व्यवस्था नहीं चल सकती है, इसको कहीं ना कहीं नए रूप में हमें लाना होगा, और मेरा भरोसा है कि लाया जा सकता है। हम इन चीजों को बदलाव ला सकते हैं, और उसको अगर हम लाते हैं तो बहुत बड़ी सेवा हो सकती है। एक विषय, हमारी जब चीफ जस्टिस के साथ चीफ मिनिस्टर और हाईकोर्ट की लास्ट मीटिंग हुई थी, तब मैंने एक सुझाव दिया था कि हम चाहते हैं कि लोगों का, यानी नागरिकों का भी कानूनी दृष्टि से प्रशिक्षण होना बहुत जरूरी है। लेकिन सामान्य व्यक्ति उन विषयों में रुचि नहीं लेता है। जब तक आपको डायबिटीज नहीं होता है तब तक डायबिटीज संबंधित विषयों पर आप रुचि लेते ही नहीं। कहीं बात हो रही तो आप किसी और काम में होते सुनते भी नहीं है, क्योंकि आप तक कोई लेना देना नहीं। और इसलिए हम चाहें कि लीगल संबंधित लोगों को एजुकेट करने की कुछ व्यवस्थाएं हो। इन जनरल नेचर से फायदा नहीं होता है, वो चलती रहे, उसको बंद करने की जरूरत। लेकिन इन एडिशन टू दैट आई रिक्वेस्टेड सेंट्रल गवर्नमेंट एट दैट टाइम कि क्यों ना हम सप्ताह में एक दिन टीवी पर एक केस स्टडी को पब्लिक करें। ये केस क्या था, कैसे कैसे प्रोसेस हुआ, कैसे कैसे आर्गुमेंट्स हुई, किस प्रकार के एविडेंस आए, और उसमें से आखिर जजमेंट क्या आया। सामान्य व्यक्ति को या तो समझ आए कि यार ऐसा नहीं करना चाहिए। एक बहुत बड़ा एजुकेशन का मूवमेंट चल सकता है। अगर पार्लियामेंट का टीवी चैनल चल सकता है, राज्यसभा का अलग चल सकता है, तो जुडिशरी का अलग टीवी चैनल क्यों नहीं हो सकता है? अगर हम लोगों को शिक्षित करना चाहते हैं, अगर हम लोगों को शिक्षित करना चाहते हैं, तो यही तरीका है कि हम सामान्य से सामान्य व्यक्ति को इन बातों से परिचित करवाएं। अगर हम परिचित करवाएं तो फायदे दो हैं। वो या तो गुनाह करने से अटक जाएगा, या न्याय पाने के भिन्न भिन्न रास्तों से सही रास्ता वो चुन पाएगा। और एक प्रकार से एक हेल्दी सोसाइटी के निर्माण में जुडिशियल प्रोसेस अपने आप में एक बहुत बड़ा कैटलिक एजेंट का रोल काम कर सकता है। ऐसे अनेक विषय हो सकते हैं, लेकिन मनन ने बहुत सारे विषय पहले एजेंडा सेट कर दिया था। उसके लिए तो मैंने कहा है ईश्वर शक्ति दे। बहुत बहुत धन्यवाद।